हेलो एवरीवन। हमारा टॉपिक चल रहा था कंपनी ऑडिट का और कंपनी ऑडिट में सेक्शन 139 से सेक्शन 148 इन सबको हम कवर अप कर चुके हैं। नाउ आज के लेक्चर में जो टॉपिक हम कवर अप करने वाले हैं वो बेसिकली वो टॉपिक्स हैं जो स्टडी मटेरियल में इंक्लूड किए गए हैं एंड प्राइमरीली they are related with the accounts of companies. Section 128, 129, 130, 131, 133 and कुछ पार्ट सेक्शन 134 का एज टू द डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट का। इसके अलावा हम दो टॉपिक्स और कवर अप करेंगे, एक एलएलपी ऑडिट का है और दूसरा गाइडेंस नोट ऑन इंटरनल कंट्रोल्स विद रिस्पेक्ट टू फाइनेंशियल कंट्रोल्स या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो अब जो ये टॉपिक्स हैं हमारे, ये सारे के सारे वो टॉपिक्स हैं जो आप इंटरमीडिएट के अंदर पढ़कर आते हैं और बहुत रेयरली एग्जाम में, फाइनल लेवल के एग्जाम में आपको इनमें से कोई क्वेश्चन मिलता है। आई थिंक सो शायद यदि मैं अकाउंट्स ऑफ कंपनीज की बात करता हूं तो शायद कभी भी कोई क्वेश्चन नहीं आया। एलएलपी ऑडिट की बात करता हूं, उसमें से भी कभी कोई क्वेश्चन नहीं आया। गाइडेंस नोट ऑन इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल की बात करता हूं तो सिर्फ एक बार ओल्ड सिलेबस में नवंबर 18 के एग्जाम में क्वेश्चन आया था और वो भी मीनिंग आया था। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल ओवर द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। बट क्योंकि स्टडी मटेरियल में इनकॉर्पोरेट किया गया है इन टॉपिक्स को, एमसीक्यू बेस्ड हो सकते हैं या फिर कोई डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी बन सकता है। दो चांसेस आर वेरी फ्यू बट सिलेबस का पार्ट है, सो हमें इनको कवर अप करना पड़ेगा। सो स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक अकाउंट्स ऑफ कंपनीज। तीन टॉपिक हैं जो आज हमें कवर अप करने हैं। पहला टॉपिक है अकाउंट्स ऑफ कंपनीज का, दूसरा टॉपिक है एलएलपी ऑडिट का और तीसरा टॉपिक है गाइडेंस नोट ऑन इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल ओवर द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। स्टार्ट करते हैं अकाउंट्स ऑफ कंपनीज के साथ। सेक्शन 128, 129, 130, 131, 133, 134 इनके कुछ सेक्शंस, कुछ प्रोविजंस कह लीजिए, कुछ सब सेक्शंस कह लीजिए, जो इंस्टीट्यूट ने स्टडी मटेरियल में इनकॉर्पोरेट किए हैं, वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। डिटेल में कवर नहीं किए गए, सिर्फ जो सब सेक्शन या जो प्रोविजन स्टडी मटेरियल में डाला है आईसीएआई ने, मैंने नोट्स में सिर्फ उन्हीं को कवर अप किया है। सो स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक, प्लेस ऑफ कीपिंग बुक्स ऑफ अकाउंट। एक कंपनी अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को कौन से प्लेस पर रखेगी? एवरी कंपनी मींस चाहे प्राइवेट कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी है, पब्लिक कंपनी है, वन पर्सन कंपनी है, स्मॉल कंपनी है, दे शैल प्रिपेयर एंड कीप एट इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस। रजिस्टर्ड ऑफिस के ऊपर इनको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को रखना है। एवरी कंपनी शैल प्रिपेयर एंड कीप एट द रजिस्टर्ड ऑफिस बुक्स ऑफ अकाउंट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर एवरी फाइनेंशियल ईयर विच गिव्स अ ट्रू एंड फेयर व्यू किसका? ऑफ स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ द कंपनी इंक्लूडिंग दैट ऑफ द ब्रांच ऑफिस। अब जो ये बुक्स हैं किस बेसिस पर बनाई जाएंगी? द बुक्स शैल बी केप्ट ऑन accrual basis and double entry system of accounting। डबल एंट्री बेसिस के ऊपर बुक्स ऑफ द अकाउंट क्या रजिस्टर्ड ऑफिस के अलावा किसी और प्लेस पर भी मेंटेन की जा सकती है? जी हां, द बुक्स ऑफ अकाउंट मे बी केप्ट एट सच अदर प्लेस इन इंडिया एज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में डिसाइड। नाउ इतने प्रोविजंस के बाद मैं अब आपको दो तीन बातें साथ साथ कोरिलेट कराना चाहता हूं। नंबर एक, आपने पढ़ा था सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 के अंदर क्लॉज नंबर बी। क्या प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स एज रिक्वायर्ड बाय लॉ हैज बीन मेंटेन बाय द कंपनी और नॉट?
साथ साथ मैं आपको वो प्रोविजन दिखा देता हूं, और ताकि आपको ये चीजें याद रह जाएं, क्योंकि इनमें से वैसे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, बट कंसेप्चुअली आपको इन सब चीजों के बारे में नॉलेज होना जरूरी है। 143(3)(b कहता था वेदर इन हिज ओपिनियन प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर बीइंग केप्ट बाय द कंपनी। तो प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट आर बीइंग केप्ट बाय द कंपनी, तो प्रॉपर का मीनिंग क्या है? द बुक्स शैल बी केप्ट ऑन एक्रूअल बेसिस एंड डबल एंट्री सिस्टम। इसके अलावा आप एक सेक्शन पढ़ते थे, सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 क्लॉज एच, जिसके अंदर बात की गई थी क्या ऑडिटर की कोई क्वालिफिकेशन, रिजर्वेशन या एडवर्स रिमार्क है एज टू द मेंटेनेंस ऑफ द अकाउंट एंड अदर मैटर इंसिडेंटल देयर टू। क्या अकाउंट्स को मेंटेन करने में कंपनी की तरफ से कहीं पर कोई कमी है जिसके ऊपर आपके कमेंट्स हैं? तो सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 क्लॉज एच की बात आ गई। इसके साथ साथ मैं आपको इसी पॉइंट को रिलेट कराना चाह रहा हूं। एक टॉपिक था राइट ऑफ लियन का। राइट ऑफ लियन जब मैंने आपको कराया था तो उसके अंदर एक पॉइंट मैंने आपको बताया था कि प्रैक्टिकली राइट ऑफ लियन एक्सरसाइज करना कंपैरेटिवली मुश्किल है, और उसके पीछे कारण क्या बताया था? सेक्शन 128 जब राइट ऑफ लियन हमने किया था, ड्यू टू द लीगल रिक्वायरमेंट ऑफ सेक्शन 128 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 टू एक्सरसाइज राइट ऑफ लियन इज प्रैक्टिकली नॉट फिजिबल। क्यों फिजिबल नहीं है? बिकॉज बुक्स ऑफ अकाउंट तो कहां पर मेंटेन करनी होगी? कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पर या उस प्लेस पर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डिसाइड किया। तो इसका मतलब है क्या बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिटर के ऑफिस में मेंटेन की जा सकती है, जिसके चांसेस कंपैरेटिवली काफी कम है। यदि बुक्स ऑफ अकाउंट को ऑडिटर के ऑफिस में भेजना है, मान लीजिए फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिट भी, तब भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को इसका रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा कि दैट बुक्स शैल बी केप्ट एट द ऑडिटर्स प्लेस। तो प्रैक्टिकली बुक्स को रजिस्टर्ड ऑफिस या किसी दूसरा प्लेस जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डिसाइड किया, उसके अलावा किसी और प्लेस पर रखना पॉसिबल ही नहीं है। सो 3 प्रोविजन मैंने आपको इसके साथ रिलेट कराई। जो ये टॉपिक्स मैं आपको करा रहा हूं, इनका ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि एग्जाम में इनमें से कोई क्वेश्चन आएगा, बड़े रेयर चांस है, बट काफी चीजें ऐसी हैं जिनको मैं दूसरे प्रोविजन के साथ आपको कोरिलेट कराकर दूसरे प्रोविजन की एक क्विक रिवीजन साथ साथ हम कवर अप कर लेंगे। देयर आफ्टर अब बढ़ते हैं सेक्शन 128 सबसेक्शन 2 पर। सेक्शन 128 सबसेक्शन 2 क्या कहता है? वेदर द ब्रांच कैन मेंटेन देयर बुक्स ऑफ अकाउंट्स एट द ब्रांच ऑफिस इटसेल्फ। वेयर अ कंपनी हैज अ ब्रांच ऑफिस, द बुक्स ऑफ अकाउंट relating to the transactions affected at the branch office may be kept at that office। अब देखो जरा, जब हम ऊपर 128 सबसेक्शन 1 की बात कर रहे थे तो यहां पर बुक्स ऑफ अकाउंट के साथ साथ वर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी आ गया था, क्योंकि ये प्रोविजन कंपनी के रेफरेंस में चल रहा था। बट यदि हम बुक्स ऑफ अकाउंट की बात करते हैं तो फिर वही बात आ जाएगी। आप एक तो देखिए सेक्शन 143 सबसेक्शन 8, इसके साथ देखिए सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 क्लॉज बी, और साथ साथ 143(3) क्लॉज सी भी देख लो। 143(3)(b) में मेंशन था कि इन केस यदि कोई ब्रांच ऑडिटर ने विजिट नहीं की है तो क्या उसकी रिटर्न्स रिसीव्ड हुई हैं हेड ऑफिस पर या नहीं हुई। एंड 143(3)(c) के अंदर था इफ द अकाउंट्स ऑफ द ब्रांच आर audited by a person other than the company auditor, whether the report from that auditor has been received or not। ध्यान आ रहा है? 143(3) की बातें थी ये सारी। 143(3)(b ये कहता था whether proper return from the branches not visited by the auditor have been received। 143(3)(c में कहा गया था whether report on the accounts of branches audited by another auditor under section 143(8) has been received। और फिर 143(8) तो था ही किसका कि इन केस ब्रांच के रिकॉर्ड्स ब्रांच ऑफिस पर मेंटेन हो रहे हैं, देन क्या ब्रांच के उन रिकॉर्ड्स की ऑडिट कौन कौन सा पर्सन कर सकता है। तो ये पॉइंट आ गया, वेयर अ कंपनी हैज अ ब्रांच ऑफिस द बुक्स ऑफ अकाउंट रिलेटिंग टू द ट्रांजैक्शंस अफेक्टेड एट द ब्रांच ऑफिस मे बी केप्ट एट दैट ऑफिस। प्रॉपर
Summarized returns periodically are required to be sent by the branch office to the company. कंपनी में कहां पर, यदि कंपनी के अपने रिकॉर्ड्स रजिस्टर्ड ऑफिस पर बनाए हुए हैं तो वहां पर भेजें। रजिस्टर्ड ऑफिस के अलावा कोई और प्लेस है एज डिसाइडेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो वहां पर भेजें। तो ये एक पीरियोडिकल रिटर्न्स ब्रांच ऑफिस को कंपनी को भेजनी होगी। ये बात हुई सेक्शन 128 सबसेक्शन 2 की। कितने पीरियड्स के लिए इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करना होगा? यदि कंपनी को एग्जिस्टेंस में आए 8 ईयर से ज्यादा हो चुके हैं, देन कंपनी इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन द रिकॉर्ड्स एटलीस्ट फॉर अ पीरियड ऑफ लास्ट 8 ईयर्स। बट यदि कंपनी को एग्जिस्टेंस में आए अभी 8 ईयर्स नहीं हुए हैं, देन ऑल प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स के। इसके साथ साथ यदि सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेक्शन 210 के अंदर कंपनी की इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर इशू किए हैं, देन द रिकॉर्ड्स में रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन फॉर अ लॉन्गर पीरियड एज डायरेक्टेड बाय द सीजी। ये सेक्शन 128 सबसेक्शन 5 के प्रोविजंस है। द बुक्स ऑफ अकाउंट रिलेटिंग टू अ पीरियड of not less than 8 financial year immediately preceding a financial year or where the company had been in existence for a period less than 8 years in respect of all the preceding years shall be kept in good order, and where investigation has been ordered the central government may direct that the books of account may be kept for such longer period as it may deem fit। ये सेक्शन 128 के कुछ प्रोविजंस हैं जो स्टडी मटेरियल में डाले गए हैं। नाउ इसके बाद फिर सेक्शन 129 के कुछ प्रोविजन है जो स्टडी मटेरियल ने डाले। सेक्शन 129 फाइनेंशियल स्टेटमेंट को डील करता है। सबसे पहले बात आ जाएगी सेक्शन 129 सबसेक्शन 1 की, जिसमें कहा गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट की फॉर्म क्या होगी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट shall give a true and fair view of state of affairs. Financial statement shall comply with the accounting standard notified under section 133. Financial statement shall be in the form as provided in schedule 3. जो शेड्यूल 3 के अंदर फॉर्मेट दिया गया है उस फॉर्मेट के अंदर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाया जाना चाहिए। तो ये रिक्वायरमेंट है जो सेक्शन 129 सब सेक्शन 1 ने हमें प्रोवाइड की है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इससे। सेक्शन 129 सब सेक्शन 2 ये क्या कहता है। सेक्शन 129 सब सेक्शन 2 ने कहा एट एवरी एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी द बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर्स शैल ले बिफोर द मेंबर और यू कैन से बिफोर द कंपनी द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द फाइनेंशियल ईयर। जैसे एनुअल जनरल मीटिंग फॉर ईच कैलेंडर, एक कैलेंडर ईयर में एक एनुअल जनरल मीटिंग आपको करनी होती है और एनुअल जनरल मीटिंग का जो ऑर्डिनरी बिजनेस है उसके अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एडॉप्शन भी आती है। सो एनुअल जनरल मीटिंग के सामने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, एनुअल जनरल मीटिंग में मेंबर्स के सामने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को करंट फाइनेंशियल ईयर जो जस्ट एक्सपायर हुआ है उसकी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट रखनी है फॉर द पर्पस ऑफ एडॉप्शन। देयर आफ्टर सेक्शन 129 सबसेक्शन 3 एंड सबसेक्शन 4 कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ये मैं आपको डिटेल में कवर अप कराऊंगा। हमारे सिलेबस में चैप्टर है पूरा ऑडिट ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, तो वहां पर हम इसको डिटेल में कवर अप करेंगे। सेक्शन 129 सबसेक्शन 5 ये कहता है कि यदि कंपनी ने किसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की वायोलेशन मींस वायोलेशन ना यूज करके हम ये कहें डेविएशन की, जो रिक्वायरमेंट थी एएस के अंदर उस रिक्वायरमेंट के को कंप्लाई ना करके किसी और मेथड से अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया गया, इन दैट केस द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आपकी ड्यूटी बनती है आप 3 बातें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करें। नंबर 1 क्या डेविएशन ली गई है, नंबर 2 क्या रीजन है इन डेविएशन के, नंबर 3 क्या फाइनेंशियल इफेक्ट पड़ेगा इस डेविएशन का। सो 3 बातें। सेक्शन 129 सबसेक्शन 1 कहता था कि financial statement shall be prepared in compliance with the accounting standard notified under section 133. Under section 133 accounting standard as well as IND AS दोनों नोटिफाइड हैं अलग अलग लेवल के ऊपर। तो नाउ अब जब कंपनी के ऊपर एएस अप्लाई होता है तो एज ए ऑडिटर हमें चेक करना पड़ेगा क्या रिस्पेक्टिव एएस फॉलो हुए, कंप्लाई हुए, नहीं हुए, डेविएशन ली गई तो क्या ये डिस्क्लोजर्स दिए गए या नहीं दिए गए। बट यदि इंड एएस अप्लाई होते हैं तो क्या वो कंप्लाई किए गए, नहीं किए गए तो क्या ये डिस्क्लोजर दिए गए या नहीं दिए गए। तो 3 डिस्क्लोजर्स हैं,
deviation from the accounting standard, reasons for such deviation, and financial effects, if any, arising out of such deviation. Now, इसके बाद फिर आता है सेक्शन 130. सेक्शन 130 डील करता है क्या एक कंपनी अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट को रीओपन कर सकती है क्या, बुक्स ऑफ अकाउंट को अपने आप. सेक्शन 130 कहता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट को ओपन किया जा सकता है प्रोवाइडेड ट्राइब्यूनल या कोर्ट इस रेफरेंस में कोई ऑर्डर पास करे. और ट्राइब्यूनल या कोर्ट इस रेफरेंस में ऑर्डर कब पास करेगा, जब एक एप्लीकेशन इन दिस रिगार्ड कोर्ट को या ट्राइब्यूनल को दी जाएगी बाय हुम, ईदर बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और बाय इनकम टैक्स अथॉरिटीज और बाय सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया और एनी अदर स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी बॉडी लाइक ट्राई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, और अथॉरिटी और एनी पर्सन कंसर्न जिसका कंपनी से कोई वास्ता है. एंड नंबर 1 कंडीशन तो क्या हो गई, एक एप्लीकेशन दी गई है किसके द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या फिर सेबी और एनी अदर रेगुलेटर, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी और एनी कंसर्न्ड पर्सन. एंड नंबर 2, ऑर्डर पास किया है कोर्ट ने या ट्राइब्यूनल ने कि आपको अपनी बुक्स को रीओपन करना है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को दोबारा से रीकास्ट करना है. लेकिन जब ये ऑर्डर पास करेगा, ये ऑर्डर कौन पास करेगा, ऑर्डर कोर्ट पास करेगी या एक ट्राइब्यूनल पास करेगा. ट्राइब्यूनल से मतलब NCLT, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल. ये ऑर्डर पास किन सिचुएशंस में करेंगे, ये ऑर्डर पास तब करेंगे जब इनको प्राइमा फेसी ऐसा लगता है कि जो अकाउंट्स बनाए गए थे वो फ्रॉडुलेंट मैनर में प्रिपेयर किए गए थे या अफेयर्स वर मिसमैनेज ड्यूरिंग द रेलिवेंट पीरियड, जिसके कारण फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रिलायबिलिटी पर एक डाउट अराइज होता है. सो द कोर्ट और कोर्ट ऑफ कंपिटेंट ज्यूरिसडिक्शन और द ट्राइब्यूनल, ईदर कोर्ट और द ट्राइब्यूनल एज द केस में भी जहां पर भी एप्लीकेशन डाली गई है, उनकी ओपिनियन है कि जो अकाउंट्स हैं वो फ्रॉडुलेंट मैनर में बनाए गए या अफेयर्स वर बीइंग मिसमैनेज्ड, जिसके कारण फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रिलायबिलिटी के ऊपर एक डाउट अराइज होता है, तो कोर्ट या ट्राइब्यूनल ऑर्डर पास करेगी. लेकिन ऑर्डर पास करने से पहले कोर्ट और ट्राइब्यूनल इनको करना क्या है, रिक्वायरमेंट बिफोर पासिंग द ऑर्डर. ट्राइब्यूनल या कोर्ट क्या करेंगे, ये एक नोटिस देंगे. नोटिस किसको देंगे, CG को, इनकम टैक्स अथॉरिटी को या सेबी को या जो भी स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी अथॉरिटी है या एनी अदर कंसर्न्ड पर्सन को एक नोटिस सर्व किया जाएगा और पूछा जाएगा आप क्यों इन बुक्स ऑफ अकाउंट को रीओपन कराकर फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रिकास्टिंग करा रहे हैं और आप इसके ऊपर अपनी रिप्रेजेंटेशन दीजिए. तो नोटिस दिया, नोटिस के बाद फिर इनकी रिप्रेजेंटेशंस आई. देन ये कोर्ट या ट्राइब्यूनल इस रिप्रेजेंटेशन को कंसीडर करेगा बिफोर पासिंग एनी ऑर्डर इन दिस रेफरेंस. एंड जो ऑर्डर पास करने के बाद बुक्स ऑफ अकाउंट रिवाइज की गई और फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिकास्ट की गई, दे विल बी कंसीडर्ड एज फाइनल. कितने पुराने पीरियड की बुक्स को ओपन किया जा सकता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिकास्ट किया जा सकता है, जितने पीरियड के लिए आपने बुक्स मेंटेन की थी. सिंपल, लाइक सेक्शन 128 में अभी पढ़ा, द बुक्स ऑफ अकाउंट आर रिक्वायर्ड टू बी केप्ट फॉर एटलीस्ट 8 फाइनेंशियल ईयर, और यदि कंपनी को एग्जिस्टेंस में आए 8 से कम है ऑल प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर. बट यदि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर पास किया है अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 210, इन दैट केस लॉन्गर पीरियड भी प्रिस्क्राइब हो सकता है.
तो यहां पर सेम उसी पॉइंट के हिसाब से कहा गया कि बुक्स ऑफ अकाउंट मैक्सिमम 8 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स के रीओपन हो सकते हैं, उससे ज्यादा के तब हो सकते हैं यदि सेंट्रल गवर्नमेंट की डायरेक्शंस पर इस कंपनी के इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर हैं और इस कंपनी के रिकॉर्ड एक लॉन्गर पीरियड के लिए मेंटेन किए जा रहे हैं। नो ऑर्डर shall be made under section 130 subsection 1 in respect of reopening of books of account relating to a period earlier than 8 financial year immediately preceding the current financial year except when the books of account are kept for a longer period। और books of account longer period के लिए कब मेंटेन किए जाते हैं? in case of investigation, यदि इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर पास हुए हैं तो, अदरवाइज नो। सो ये हमारा टॉपिक था सेक्शन 130 का, जिसमें बात की गई है रीओपनिंग ऑफ अकाउंट्स ऑन कोर्ट और ट्राइब्यूनल्स ऑर्डर। नाउ अब इसके बाद आगे बात कर लेते हैं सेक्शन 131। सेक्शन 130 में जो ऑर्डर पास किया गया बाय कोर्ट या ट्राइब्यूनल, उसके लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या थी कि एक एप्लीकेशन आई है। एप्लीकेशन कहां डाली गई? कोर्ट या ट्राइब्यूनल के पास डाली गई। एप्लीकेशन आने के बाद कोर्ट या ट्राइब्यूनल ने इनको एक नोटिस दिया एप्लीकेंट को, और नोटिस के बाद इन एप्लीकेंट ने एक रिप्रेजेंटेशन दी कोर्ट या ट्राइब्यूनल को। रिप्रेजेंटेशन को कंसीडर करने के बाद कोर्ट या ट्राइब्यूनल ने अपना ऑर्डर दिया। तो एक स्टेप बाय स्टेप एक्टिविटी थी जो सेक्शन 130 के अंदर चली। सबसे पहले सीजी ने, सेबी ने, इनकम टैक्स अथॉरिटी ने, स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी बॉडी ने, किसी रेगुलेटर ने और एनी कंसर्न पर्सन ने एप्लीकेशन दी कि बुक्स ऑफ अकाउंट को ओपन कराना है। फिर कोर्ट या ट्राइब्यूनल ने नोटिस दिया, रिप्रेजेंटेशन दो। फिर रिप्रेजेंटेशन आई, रिप्रेजेंटेशन को कंसीडर करने के बाद कोर्ट या ट्राइब्यूनल ने ऑर्डर पास किया। लेकिन ऑर्डर पास तब होगा यदि कोर्ट या ट्राइब्यूनल दे आर ऑफ द ओपिनियन दैट बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर being prepared in a fraudulent manner, या accounts या affairs of the entity are being mismanaged so that it casts a doubt on the reliability of financial statement। लेकिन अब इसी के अपोजिट सेक्शन 131 है। सेक्शन 131 वॉलंटरी रिवीजन की बात करता है कि यदि एट एनी टाइम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को लगता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाते वक्त सेक्शन 129 की कंप्लायंस नहीं हुई, या डायरेक्टर रिपोर्ट बनाते वक्त सेक्शन 134 की कंप्लायंस नहीं हुई, तो वो वॉलंटरली अप्लाई कर सकते हैं ट्राइब्यूनल को कि आप हमें बुक्स ऑफ अकाउंट को वॉलंटरली, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को या डायरेक्टर रिपोर्ट को, बुक्स ऑफ अकाउंट वर्ड यूज नहीं है 131 में, आप हमें 129 की कंप्लायंस के लिए एंड 134 की कंप्लायंस के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट को वॉलंटरली रिवाइज करने की इजाजत दें। तो यदि ट्राइब्यूनल परमिशन देती है देन इट कैन बी डन, लेकिन ये पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर के रेफरेंस में हो सकता है सिर्फ। सेक्शन 131, इफ इट अपीयर्स टू द डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी दैट the financial statement of the company or the board report do not comply with the provisions of section 129 or 134, they may prepare revised 129 के केस में मैं बात करूंगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, 134 के केस में मैं बात करूंगा रिवाइज्ड रिपोर्ट की। रिपोर्ट मतलब डायरेक्टर्स रिपोर्ट, ऑडिटर रिपोर्ट नहीं है ये, डायरेक्टर्स रिपोर्ट। इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ऑफ द 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर्स में से किसी पीरियड की। आफ्टर ऑब्टेनिंग द अप्रूवल ऑफ द ट्राइब्यूनल, ट्राइब्यूनल के लिए आप एप्लीकेशन देंगे ऑन एन एप्लीकेशन मेड बाय द कंपनी इन सच फॉर्म एंड मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब, एंड अ कॉपी ऑफ द ऑर्डर पास्ड बाय द ट्राइब्यूनल इज फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार के पास आपने इसकी एक कॉपी फाइल की है। तो ये हमारा प्रोविजन था सेक्शन 131 का। सेक्शन 130 के ऊपर, 131 के ऊपर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं, तो अकॉर्डिंगली इनके जो लिमिट्स हैं, कंडीशंस हैं, टाइम पीरियड है, उसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद फिर एक छोटा सा सेक्शन है 133। अच्छा, सेक्शन 132
131 हमने कर लिया, 133 पर आ गया मैं सीधा, 132 मैंने बीच में से गायब कर दिया। क्यों गायब कर दिया? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है और वो मैं अलग से ही उसका एक लेक्चर रिकॉर्ड करूंगा। वो सेक्शन है नफरा का, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी का, तो उसको तो हम अलग से डिस्कस करेंगे। सेक्शन 133 क्या कहता है? सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब द स्टैंडर्ड्स ऑफ अकाउंटिंग और एनी अडेंडम देयर टू एज रिकमेंडेड बाय द ICAI इन कंसल्टेशन विद एंड आफ्टर एग्जामिनेशन ऑफ द रिकमेंडेशंस मेड बाय द नफरा। और इसके अकॉर्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट ने कंपनीज इंड AS रूल्स इशू कर रखे हैं, एज वेल एज कंपनीज AS रूल्स इशूड हैं। सो कुछ कंपनीज पर AS अप्लाई होते हैं, कुछ कंपनीज पर इंड AS अप्लाई होते हैं। एज द केस में भी जिन कंपनीज पर जो भी AS अप्लाई हो रहे हैं, देन उन कंपनीज को अपने उन रिस्पेक्टिव अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की कंप्लायंसेस को इंश्योर करना है और ऑडिटर चेक करेगा कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे आर बीइंग प्रिपेयर्ड एज पर द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 133। नाउ अब इसके बाद फिर सेक्शन 134 के कुछ प्रोविजंस हैं हमारे पास, उनकी बात कर लेते हैं। सेक्शन 134 में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को साइन कौन करेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ ऑडिटर रिपोर्ट की अटैचमेंट एंड डायरेक्टर रिपोर्ट के अंदर एक डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट लगाई जाती है। तो डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट के क्या क्या एलिमेंट्स हैं, ये 3 टॉपिक और हैं जो अब हमें कवर अप करने हैं। बड़े आसान से टॉपिक हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की साइनिंग की बात करते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूडिंग कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिफोर सबमिशन टू द बोर्ड, बिफोर सबमिशन टू द ऑडिटर। ऑडिटर को सबमिट करने से पहले, ऑडिटर को क्यों सबमिट कर रहे हैं? ताकि वो इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एग्जामिन करके इनके ऊपर अपनी ऑडिट रिपोर्ट दे सके। बट पहले आप इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑथेंटिकेट करिए, फिर ऑडिटर को दीजिए। तो नाउ ऑथेंटिकेट करेगा कौन? ऑन बिहाफ ऑफ द बोर्ड एट लीस्ट by the chairperson of the company when he is authorized by the board। लेकिन यदि चेयरपर्सन अथोराइज नहीं है इस चीज के लिए, इन दैट केस बाय द 2 डायरेक्टर्स आउट ऑफ विच 1 shall be the managing director and CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, बीच में एंड है, मींस इन दोनों में से एक। बोर्ड ने ऑथोराइज किया है, देन चेयरपर्सन। बोर्ड ने ऑथोराइज नहीं किया, देन एटलीस्ट 2 डायरेक्टर, जिसमें से एक का मैनेजिंग डायरेक्टर होना जरूरी है। यदि कंपनी में कोई है तो, कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर ही नहीं है तो बात अलग होगी, फिर तो 2 डायरेक्टर साइन करेंगे। CEO, यदि कंपनी में वो पर्सन है और कंपनी का डायरेक्टर है तो। यदि CEO डायरेक्टर नहीं है, इन दैट केस नॉट रिक्वायर्ड। चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर एंड कंपनी सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी वेयर एवर दे आर अपॉइंटेड। अब आपको ध्यान हो, यदि कंपनी लॉ के अंदर एक सेक्शन है, सेक्शन 203, जो बात करता है अपॉइंटमेंट ऑफ की मैनेजरियल पर्सोनल की। उसमें कहा गया है दैट लिस्टेड कंपनीज में एंड पब्लिक कंपनी जिनकी पेड अप कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा है, प्राइवेट कंपनी जिनकी पेड अप कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा है, तो उनमें कुछ KMP का होना जरूरी है। लिस्टेड कंपनी में एंड पब्लिक कंपनी, उनमें तो 3 पर्सन लिखे गए हैं KMP में। कौन कौन से? मैनेजिंग डायरेक्टर, CEO या मैनेजर, तीनों में से कोई भी नहीं है, देन WTD। मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर, CEO, तीनों में से कोई भी नहीं है तो WTD। एक CFO और एक कंपनी सेक्रेटरी, इन 3 पर्सन को अपॉइंट करना जरूरी है। लेकिन यदि प्राइवेट कंपनी है, पेड अप कैपिटल 10 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा है, तो उसमें कंपनी सेक्रेटरी का होना जरूरी है। तो यदि
ये पर्सन अपॉइंटेड है, तो इसीलिए ये वर्ड यूज किया गया जहां पर वेयर एवर दे आर अपॉइंटेड। सो सीईओ, सीएफओ, कंपनी सेक्रेटरी, ये जरूरी नहीं है कि हर एक कंपनी में अपॉइंटेड हो। तो यदि सीएफओ अपॉइंटेड है, कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंटेड है, सीईओ अपॉइंटेड है और वो कंपनी में डायरेक्टर है, तो इनके भी साइन होंगे, अदरवाइज नहीं है ही नहीं तो साइन कैसे करा लोगे। 1% कंपनी में सिर्फ एक अकेला डायरेक्टर साइन करेगा, बात खत्म। देन सेक्शन 134 सबसेक्शन 2 कहता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ ऑडिटर रिपोर्ट हमेशा अटैच रहेगी। द ऑडिटर रिपोर्ट शैल बी अटैच टू एवरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। नेक्स्ट वन, डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट। ये 4 नंबर का क्वेश्चन वैसे तो कभी आया नहीं, बट पूछा जा सकता है फिर भी। डायरेक्टर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट में एडमिट करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं दैट उनकी जिम्मेदारी थी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को गोइंग कंसर्न बेसिस पर बनाना, उनकी जिम्मेदारी थी इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स को इन प्लेस लाना और टू एंश्योर दैट दिस इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स आर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली। इनकी जिम्मेदारी थी that to ensure that a system must exist in the company which ensures compliance of all the applicable law and regulation, that annual accounts को बनाते वक्त उन्होंने proper safeguards लिए हैं so as to ensure कि जो applicable financial reporting framework है उसकी compliance हो, and wherever any departure is being there then उसकी full explanation provide की जाए। अकाउंटिंग एस्टिमेट्स रीजनेबल प्रूडेंट बनाए गए हैं। अकाउंटिंग पॉलिसीज, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, इन सब की जिम्मेदारी मैनेजमेंट की थी और डायरेक्टर्स ने प्रॉपर एंड सफिशिएंट केयर की है सो एज टू एंश्योर कि जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैं वो प्रॉपरली बनाए गए। इसके साथ साथ असेट्स को सेफगार्ड करने के लिए भी जो नेसेसरी मेजर्स लेने चाहिए थे वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने लिए हैं। सो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपनी डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट के अंदर इन सब चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी को एज्यूम करते हैं और बताते हैं कि हां हमने अपनी इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल किया है। तो 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसके ऊपर। द डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट shall state the following. Number 1, that in the preparation of annual accounts applicable accounting standards had been followed with proper explanation related to the material departure. एक बात। Number 2, directors had selected such accounting policies and applied them consistently and made judgments and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of state of affairs and the financial results of the company. Accounting policies consistently applied की गई हैं, accounting estimates, accounting judgments वो सब reasonable लिए गए हैं so as to ensure that financial results, financial affairs, statement of affairs, they reflect true and fair view. That proper and sufficient care has been taken so as to ensure the maintenance of adequate accounting record in accordance with the provisions of this act for safeguarding the assets of the company, prevention and detection of fraud and other regularities. Number 4, directors had prepared annual accounts on a going concern basis. Number 5, directors in case of the listed company had laid down the internal financial controls to be followed by the company and gave control they are adequate and operating effectively. ऑडिटर भी इसके ऊपर रिपोर्ट देता है, 143(3) में पढ़ा था आईएफसी के ऊपर इन केस ऑफ सर्टेन कंपनीज। तो डायरेक्टर्स भी इस अपनी डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट के अंदर इसके ऊपर अपनी रिपोर्ट देंगे। डायरेक्टर्स हैड डिवाइज्ड प्रॉपर सिस्टम, किस लिए? टू एंश्योर कंप्लायंस विद द प्रोविजंस ऑफ ऑल एप्लीकेबल लॉ, और ये सिस्टम एडिक्वेट एंड इफेक्टिवली ऑपरेट हो रहे हैं। सो 6 पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर ये डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट्स बनाई गई हैं। पहला पॉइंट, जो एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उनको फॉलो किया गया है और यदि कहीं पर भी कोई डिपार्चर, डेविएशन है तो उसकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दी है हमने।
अकाउंटिंग पॉलिसीज एप्रोप्रिएट हैं, कंसिस्टेंटली फॉलोड हैं. Accounting estimates, accounting judgments, they are reasonable and prudent so as to reflect a true and fair view of state of affairs and the financial results. Proper and sufficient care is being exercised to ensure appropriate accounting records and to ensure safeguarding the assets, prevention and detection of fraud and other irregularities. That annual accounts are being prepared on a going concern basis. That internal financial controls they are adequate, they exist. नंबर एक exist करते हैं, adequate हैं and effectively operate कर रहे हैं, और appropriate systems are being devised so as to ensure the compliance of all applicable law and regulations. ये डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट का पार्ट था सेक्शन 134 सबसेक्शन 5 का. तो इसके साथ जो मेरा पहला टॉपिक था अबाउट अकाउंट्स ऑफ कंपनीज का, सेक्शन 128, 129, 130, 131, 132 मैंने छोड़ा है, नफरा उसको मैं अलग से बिल्कुल अलग सेपरेट सेशन में रिकॉर्ड करूंगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और 133 एज वेल एज 134. तो ये ये पहला टॉपिक हमारा आज के सेशन का कवर हुआ. इन टोटल कितने सेक्शन हुए? 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 सेक्शन हमने कवर अप किए हैं. नाउ इसके बाद फिर आता है एक और छोटा सा टॉपिक, और अगेन इंटरमीडिएट वाला टॉपिक है एलएलपी ऑडिट का. बिल्कुल सेम वही टॉपिक है, पता नहीं क्यों डाला है फाइनल में दोबारा से ये टॉपिक एलएलपी ऑडिट का. सेम टॉपिक पूरी तरह से इंटर के सिलेबस के अंदर भी है. इंटर में तो काफी चांसेस हैं इसके क्वेश्चन आने के, फाइनल लेवल पर मुझे नहीं लगता इसके कोई चांस है एग्जाम में इससे कोई क्वेश्चन फ्रेम होने के. बट जब सिलेबस रिवाइज हुआ था इन 2018, देन इंस्टीट्यूट ने इसको सिलेबस का पार्ट बना दिया था. तो एक बार जल्दी से क्विकली इसको भी रीड कर लेते हैं. मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, अदर रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट, पहला टॉपिक. सेक्शन 34 एंड रूल नंबर 24. सेक्शन 34 कहता है एलएलपी शैल मेंटेन प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब. बुक्स किस बेसिस पर? आप बुक्स कैश पर भी बना सकते हैं, एक्रूअल पर भी बना सकते हैं. जब मैं कंपनी की बात करता हूं तो कंपनी के अंदर बुक सिर्फ एक्रूअल पर बनती हैं, लेकिन जब हम एलएलपी की बात करते हैं तो एलएलपी के अंदर बुक्स मे बी मेंटेन्ड ऑन कैश एज वेल एज एक्रूअल बेसिस. हां, दोनों के केस में एक चीज कॉमन है, दैट बुक्स शैल बी मेंटेन्ड एज पर द डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग. Books shall be maintained at the registered office for the prescribed period. कंपनी के अंदर केस था कि रजिस्टर्ड ऑफिस के साथ साथ at any other place as decided by board of directors. Now, रूल 24 में अब वो बुक्स प्रिस्क्राइब की गई हैं. जब मैं कंपनी लॉ की बात करता हूं तो बुक्स ऑफ अकाउंट यहां पर प्रिस्क्राइब कुछ नहीं किया गया. जब सेक्शन 2 क्लॉज 14 पढ़ते हैं, 2 क्लॉज 13 एंड 2 क्लॉज सेक्शन 2 क्लॉज 14, इन दो के अंदर इन दो सेक्शंस में डेफिनेशंस दी गई हैं हमें. एक वर्ड बुक्स एंड पेपर्स, एक वर्ड बुक्स और पेपर्स, एक वर्ड बुक्स ऑफ अकाउंट. ये डेफिनेशन दी गई है हमें सेक्शन 2 क्लॉज 13 एंड सेक्शन 2 क्लॉज 14 के अंदर. तो नाउ अब इसमें यदि हम इन डेफिनेशंस को देखें, एक सेकेंड 214 में तो ब्रांच ऑफिस की डेफिनेशन है, सॉरी, सेक्शन 2 क्लॉज 12 में, सेक्शन 2 क्लॉज 12 में बुक्स एंड पेपर, बुक्स और पेपर, एंड सेक्शन 2 क्लॉज 13 में बुक्स ऑफ अकाउंट की डेफिनेशन है. ये डेफिनेशन आपकी बुक में भी मैंने डाली हुई है, मैं एक बार बुक से दिखा देता हूं आपको. ये फॉर योर रेफरेंस बुक के अंदर बुक्स ऑफ अकाउंट की डेफिनेशन है. तो बुक्स ऑफ अकाउंट कंपनी के केस में 4 बातों को कवर करता है. ऑल सम ऑफ मनी रिसीव्ड एंड एक्सपेंडेड मींस कैश बुक, सेल एंड परचेज, असेट्स एंड लायबिलिटीज एंड कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड. लेकिन जब हम एलएलपी की बात करते हैं
तो एलएलपी के रेफरेंस में इन्होंने कहा कि बुक्स ऑफ अकाउंट शैल कंटेन, रूल नंबर 24 के अंदर उसकी डिटेल दे दी। नंबर 1, पर्टिकुलर्स ऑफ ऑल सम ऑफ मनी received and expended and the matter in respect of which receipt and expenditure takes place. That means cash book along with the details of transactions. Cash book along with the details of transactions. Record of assets and liabilities, that means general ledger की बात हो रही है. Statement of cost of goods purchased, inventories, WIP, finished goods, cost of goods sold. Basically कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स की बात हो गई, और एनी अदर पर्टिकुलर विच द पार्टनर्स में डिसाइड. अब डायरेक्टर वर्ड यूज नहीं होगा बिकॉज कॉन्सेप्ट किसका चल रहा है, एलएलपी का, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का. तो वर्ड क्या यूज होंगे यहां पर, पार्टनरशिप के. द बुक्स ऑफ अकाउंट अब कितने पीरियड के लिए प्रिजर्व करनी है, वो भी सेक्शन 34 ने क्या कहा था, प्रिस्क्राइब्ड पीरियड. प्रिस्क्राइब्ड पीरियड रूल 24 में आ गया, और इसने कहा 8 ईयर्स के लिए. यही चीज जब आप सेक्शन 128 पढ़ते थे कंपनी एक्ट 2013 का, उसमें भी 8 ईयर्स था. 8 ईयर से कम हो सकता है यदि कंपनी को बने ही 8 साल से कम है, वो तो यहां पर भी एप्लीकेबल होगा. नहीं भी लिखते तब भी चलेगा कि यदि कंपनी को एग्जिस्टेंस में आए ही 8 ईयर से कम है, देन ऑल ईयर्स के रिकॉर्ड्स आपको मेंटेन करने पड़ेंगे. वही एलएलपी में भी होगा. यदि एलएलपी को इनकॉर्पोरेट हुई, एलएलपी को बनाए हुए ही 8 साल से कम है, देन ऑल ईयर्स के रिकॉर्ड्स आपको बनाने पड़ेंगे. ये तो बात हुई बुक्स ऑफ अकाउंट्स की. नंबर 2, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी. एवरी एलएलपी shall within a period of 6 months from the end of each financial year एक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी बनाती है फॉर द सैड फाइनेंशियल ईयर इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म. फॉर्म नंबर 8 है. And such statement shall be signed by the designated partners of the LLP. It shall be filed with the registrar every year in such form and manner and accompanied by the prescribed fees. तो किस फॉर्म में जो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी फाइल की जाएगी विद द रजिस्ट्रार, फॉर्म नंबर 8 के अंदर. फॉर्म नंबर 8 के अंदर कितने दिन में, 6 महीने में तो आपको ये तैयार करनी है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी, और 6 महीने के खत्म होने के 30 डेज के अंदर अंदर आपको ये रजिस्ट्रार के पास फाइल करनी है. स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी शैल बी फाइल्ड इन फॉर्म नंबर 8 विद द रजिस्ट्रार विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ 6 months of the financial year to which the statement of account and solvency relates to. So पहला प्रोविजन बुक्स ऑफ अकाउंट का, सेक्शन 34 रूल 24. दूसरा प्रोविजन स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी का, सेक्शन वही चल रहा है 34, रूल भी वही चल रहा है 24, एलएलपी रूल्स 2009 का. इनकी ज्यादा डिस्कशन मैं आपके साथ कर ही नहीं रहा. रीजन, ये इंटर में भी आपने पढ़े हुए हैं और फाइनल के अंदर इनके आने के चांसेस कंपैरेटिवली काफी कम है. बट एक बार मैंने इनकी रीडिंग आपको करा दी. ऑब्जेक्टिव मेरा ये है कि आप अपने आप तो पढ़ोगे नहीं. यदि मैं ये सोचूं कि मैं ये आपको दे दूं कि कर लेना, अपने आप पढ़ लेना, एक बार रिवाइज कर लेना, एक बार बुक से रीड कर लेना, मल्टीपल चॉइस में कोई क्वेश्चन आ सकता है, तो फिर तो मुझे लगता है कोई नहीं पढ़ेगा. हाँ, इस क्लास के बहाने ठीक मैं भी रीडिंग ही करा रहा हूं, इसके अंदर डिटेल में जानने का कोई लॉजिक था नहीं, ठीक, लेकिन रीडिंग करा रहा हूं, कॉन्सेप्ट एक बार माइंड में चले जाएंगे, चीजें रिवाइज हो जाएंगी. तो यदि कोई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फ्रेम हो गया तो आप उसका आंसर कर पाएंगे. बट टॉपिक वही है जो आपने पहले सारे पढ़ रखे हैं. ऑडिट ऑफ अकाउंट्स. अब क्या एलएलपी के अकाउंट्स ऑडिट होंगे? सेक्शन 34 ने तो कहा हां ऑडिट होंगे इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर. अकाउंट्स ऑफ एलएलपी शैल बी ऑडिटेड इन अकॉर्डेंस विद सच रूल्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड. रूल एक ही है, वो कौन सा? रूल नंबर 24. अब रूल नंबर 24 ने क्या कहा? इसने कहा एलएलपी जिसकी टर्नओवर 40 लाख रुपीज से ज्यादा नहीं है,
कंट्रीब्यूशन 25 लाख से ज्यादा नहीं है। यहां पर कंट्रीब्यूशन से मतलब कैपिटल कंट्रीब्यूशन है, कैपिटल कंट्रीब्यूशन ऑफ पार्टनर्स। दोनों में से कोई कंडीशन लिखी हुई है, और शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू गेट इट्स अकाउंट ऑडिटेड। इसके ऊपर एक्सप्लेनेशन आनी चाहिए थी। मेरे हिसाब से दोनों कंडीशन पूरी हो तो जाकर के ऑडिट की एग्जम्पशन दो, बट एज सच अभी तो इसमें और ही है कि यदि टर्नओवर 40 लाख रुपए या उससे नीचे है और कंट्रीब्यूशन 25 लाख रुपए या उससे नीचे है, देन आपको ऑडिट कराने की रिक्वायरमेंट नहीं है। यह प्रोविजन है आज की डेट में, बट इसकी इंटरप्रिटेशन आज तक हुई नहीं है। अलग से इंटरप्रिटेशन अलग तरीके से की नहीं गई। इंटरप्रिटेशन तो होनी क्या चाहिए थी मेरे हिसाब से, यदि टर्नओवर 40 लाख रुपए क्रॉस कर जाती है या कंट्रीब्यूशन 25 लाख रुपए क्रॉस कर जाता है, देन आपको अपने अकाउंट्स की ऑडिट करानी चाहिए, करानी पड़ेगी। ये होना चाहिए था प्रोविजन, बट इन्होंने एग्जम्पशन के रेफरेंस में और लगाया है, बट एग्जम्पशन के रेफरेंस में यहां एंड होना चाहिए था। जैसे वही चीज आपने एक 143(3) में आईएफसी का है, वहां पर भी पहले ऐसे जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज की कंडीशन थी, वहां पर भी पहले और वर्ड आया था, बाद में उसको चेंज करके एंड किया गया था एग्जम्पशन के लिए। तो लेकिन अभी यहां पर ऐसा कोई चेंज नहीं है, अभी यहां पर और ही है, तो और की अकॉर्डिंग ही हम इसको स्टडी करेंगे। ऑडिटर होगा कौन? चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस होगा। पीरियड ऑफ अपॉइंटमेंट ईच फाइनेंशियल ईयर के लिए होगी। कंपनी में 5 साल के लिए होती थी। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर कंपनी में या तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करते थे फर्स्ट ऑडिटर के केस में, या फिर कंपनी करती है अलग अलग सिचुएशन के केसेस में, या सीएजी करता है गवर्नमेंट कंपनीज के केस में। यहां पर अपॉइंटमेंट कौन करेगा? डेजिग्नेटेड पार्टनर। फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए ऑडिटर कब अपॉइंट होगा? एट एनी टाइम, बट फाइनेंशियल ईयर खत्म होने से पहले पहले कर लेना। जबकि कंपनी में क्या होता था, फाइनेंशियल ईयर शुरू होने के विद इन 30 डेज बीओडी नहीं कर पाता था, 90 डेज के अंदर मेंबर्स करते थे। यहां पर पार्टनर कर रहे हैं डेजिग्नेटेड पार्टनर एट एनी टाइम बट बिफोर द एंड ऑफ फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर। देन सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर के लिए फाइनेंशियल ईयर खत्म होने से 30 दिन पहले पहले, एटलीस्ट 30 डेज प्रायर टू द एंड ऑफ द रिलेटेड फाइनेंशियल ईयर। कैजुअल वैकेंसी को फिल कौन करेगा? डेजिग्नेटेड पार्टनर करेंगे। टू फिल अ कैजुअल वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ ऑडिटर इंक्लूडिंग द केस व्हेन द टर्नओवर कंट्रीब्यूशन एक्सीड्स द लिमिट। जब पहली बार ये लिमिट क्रॉस होगी तब भी फर्स्ट ऑडिटर कौन अपॉइंट करेगा? तब फर्स्ट ऑडिटर। अब वो फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर का ऑडिटर नहीं है। देखो, यदि एक एलएलपी बनाई गई 14-15 में, बट दोनों में से दोनों की दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही थी, टर्नओवर 40 लाख से नीचे एंड जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन है 25 लाख से नीचे। 15, 16, 17, 17, 18, 19 चलते गए। 1920 में टर्नओवर 50 लाख एंड कंट्रीब्यूशन 26 लाख का हो गया। रिजल्ट, अब आपको 1920 के लिए ऑडिटर अपॉइंट करना है। 1920 के लिए ऑडिटर अपॉइंट करना है। अब क्या ये फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर है? नहीं, फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर नहीं है ये। तो अब आपको ऑडिटर किस समय तक अपॉइंट करना होगा? 30 डेज प्रायर टू एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, मींस 31 मार्च 2020 से 30 दिन पहले पहले। टू फिल अप द वैकेंसी कॉज्ड बाय द रिमूवल ऑफ एन ऑडिटर। तो कैजुअल वैकेंसी है, ऑडिटर खुद छोड़ के चला गया, ऑडिटर की डेथ हो गई, ऑडिटर रिजाइन करके चला गया, या ऑडिटर को रिमूव कर दिया गया, देन कौन अपॉइंट करेगा ऑडिटर को? डेजिग्नेटेड पार्टनर। लेकिन यदि डेजिग्नेटेड पार्टनर फेल्ड टू अपॉइंट, यदि डेजिग्नेटेड पार्टनर ऑडिटर को अपॉइंट नहीं कर पाते हैं, देन ऑडिटर की अपॉइंटमेंट कौन करेगा? पार्टनर्स। ऑडिटर का टेन्योर क्या होगा? ऑडिटर शैल होल्ड द ऑफिस इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ हिज और देयर अपॉइंटमेंट
एंड शैल कंटिन्यू टू होल्ड सच ऑफिस टिल द पीरियड, जब तक नए ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो जाते या इन्हीं को ही रीअपॉइंट ना कर लिया जाए। जैसे कंपनी के केस में ऑडिटर का टेन्योर कब तक चलता है? टिल द कंक्लूजन ऑफ 6th AGM। फर्स्ट ऑडिटर का टेन्योर फर्स्ट AGM तक, सब्सिक्वेंट ऑडिटर का टेन्योर टिल कंक्लूजन ऑफ 6th AGM तक, कैजुअल वैकेंसी में फिलिंग है नेक्स्ट AGM तक। दैट मींस ऑडिटर का ऑफिस जनरली खाली नहीं होता, AGM में नया ऑडिटर अपॉइंट हो जाता है। तो वही चीज यहां पर आ गई, या तो नए ऑडिटर अपॉइंट हो तब तक वो कंटिन्यू करेगा ऑफिस को, या उसी को रीअपॉइंट कर लिया जाए। तो ये हमारे सारे के सारे प्रोविजन है। सेक्शन 34 की यदि मैं बात करता हूं तो सेक्शन 34 ने तो सिंपली कह दिया कि अकाउंट्स शैल बी ऑडिटेड इन अकॉर्डेंस विद सच रूल एज मे बी प्रिस्क्राइब। रूल नंबर 24 ने पूरा का पूरा डिटेल्ड मैनर प्रिस्क्राइब किया है। सो इसके साथ जो स्टैट्यूटरी प्रोविजंस थे एलएलपी ऑडिट के सारे स्टैट्यूटरी प्रोविजन दो ही जगह पर कवर हैं, एक तो सेक्शन 34 के अंदर और दूसरा रूल नंबर 24 में। चाहे आप अकाउंट्स की बात करें या बुक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात करें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए वर्ड यूज किया गया जहां पर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी, या ऑडिट की बात करें। जब मैं कंपनी की बात करता हूं तो कंपनी में ऑडिट बहुत डिटेल में था, 139 से 148 वो पढ़ा। फिर अकाउंट्स हमने पढ़े सेक्शन 128 में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमने पढ़ी सेक्शन 129 के अंदर। तो इसी तरह से एलएलपी के अंदर भी नंबर 1 बुक्स ऑफ अकाउंट की बात आई, नंबर 2 पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात आई जिसको स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी का नाम दिया गया, नंबर 3 पर ऑडिट के डिटेल्ड प्रोविजंस की बात आ गई। अब इसके अंदर दो छोटे छोटे से टॉपिक और हैं, कौन कौन से देख लो। नंबर 1, ऑडिट के फायदे क्या है? क्या ये फाइनल लेवल पर कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है? सोच कर देखो, ऑडिट के फायदे क्या है? फॉर डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड एंड एरर, वेरिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स अमंग द पार्टनर इन रिलेशन टू अकाउंटिंग मैटर, arranging finance from bank and financial institutions, improved management of the LLP, settlement of account between the partner at the time of admission, death, retirement, dissolution, etc. ये तो इंटर के लिए भी बहुत आसान होते हैं पॉइंट्स, ये तो फाइनल लेवल है। ऑडिटर्स की ड्यूटीज क्या होंगी रिगार्डिंग ऑडिट ऑफ एलएलपी? ये फिर वही बड़ा बेसिक सा टॉपिक। ऑडिटर शुड ऑब्टेन इंस्ट्रक्शंस इन राइटिंग, मुझे क्या वर्क परफॉर्म करना है। ऑडिटर शुड रीड द एलएलपी एग्रीमेंट और उस एग्रीमेंट से मेन पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करे, लाइक एलएलपी का बिजनेस क्या है, हाउ मच इज द कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर, व्हाट इज द इंटरेस्ट इन रिलेशन टू कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द पार्टनर्स, ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, हाउ मच ड्रॉइंग्स आर अलाउड टू ईच पार्टनर, salaries, commission, remuneration, bonus, etc. which are payable to partners, rights and duties of partners, method of settlements in situations like admission, retirement, admission word दोबारा आ गया, death of partner, dissolution, etc. any loan advanced by the partner, profit sharing ratio. So ये सारी चीजें कहां से मिल जाएंगी हमें? From the LLP agreement. तो इसके लिए ऑडिटर को एलएलपी एग्रीमेंट को रीड जरूर करना चाहिए। देयर आफ्टर ऑडिटर शुड रिपोर्ट वेदर द रिकॉर्ड्स रिफ्लेक्ट्स ट्रू एंड फेयर व्यू, वेदर ही ऑब्टेन ऑल इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन, वेदर एनी रेस्ट्रिक्शन और लिमिटेशन इज बीइंग इम्पोज्ड ओवर हिम, ये उसको अपनी रिपोर्ट में बताना है। इफ मिनट बुक इज मेंटेन, ऑडिटर शुड आल्सो रेफर टू मिनट बुक टू ऑब्जर्व क्या कोई रेजोल्यूशन इन रिलेशन टू अकाउंटिंग एस्पेक्ट, फाइनेंस एस्पेक्ट इज कवर्ड इन दैट मिनट बुक। सो ये ऑडिटर्स की ड्यूटीज बताई गई हैं रिगार्डिंग ऑडिट ऑफ एलएलपी। अ वेरी वेरी सिंपल टॉपिक, तो इसकी डिस्कशन में मेरे लिए कुछ पॉइंट नहीं थे कि मैं इसकी कुछ डिटेल में जाता, सारे के सारे पॉइंट बहुत बेसिक्स हैं। नाउ इसके बाद फिर एक टॉपिक है छोटा सा एनुअल रिटर्न का, सेक्शन 35।
जैसे कंपनी के केस में एनुअल रिटर्न फाइल होती है आरओसी के ऑफिस में सेक्शन 92 में, इन द सेम मैनर एलएलपी को भी अपनी एक एनुअल रिटर्न ड्यूली ऑथेंटिकेटेड बाय द पार्टनर्स रजिस्ट्रार के पास फाइल करनी है विद इन 60 डेज ऑफ क्लोजर ऑफ इट्स फाइनेंशियल ईयर इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म, और प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म है फॉर्म नंबर 11। Thereafter, point number 5, inspection of documents kept by the registrar. रजिस्ट्रार के पास क्या क्या चीजें अवेलेबल होंगी सोच कर देखिए। एलएलपी इनकॉर्पोरेट हुई, इनकॉर्पोरेशन का डॉक्यूमेंट, उसी इनकॉर्पोरेशन के डॉक्यूमेंट के अंदर पार्टनर्स के नाम, चेंजेस, और इनकॉर्पोरेशन के बाद कभी कोई चेंज आता है तो उसकी इंफॉर्मेशन भी रजिस्ट्रार को देनी होती है। बिसाइड्स दिस, फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 6 महीने के अंदर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी बनती है, और फिर उस 6 महीने के खत्म होने के 30 डेज के अंदर अंदर फॉर्म नंबर 8 में ये स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी रजिस्ट्रार के पास फाइल होती है, तो ये भी रजिस्ट्रार के पास अवेलेबल है। इसके साथ फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 60 डेज के अंदर एक एनुअल रिटर्न भी आरओसी के ऑफिस में फाइल करनी होती है। तो रजिस्ट्रार के पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं? नंबर 1, इनकॉर्पोरेशन का डॉक्यूमेंट, नेम ऑफ पार्टनर्स एंड चेंजेस। नंबर 3, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी, एंड नंबर 4, एनुअल रिटर्न। तो इनको इंस्पेक्ट किया जा सकता है। कौन कर सकता है? एनी पर्सन। क्या फीस है कोई? 50 रुपए, 50 रुपए। ये प्रोविजन है सेक्शन 36 के। नाउ इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और है, रजिस्ट्रार की पावर एज टू ऑब्टेन द इंफॉर्मेशन। किन से? एलएलपी के पार्टनर से, डेजिग्नेटेड पार्टनर से, फॉर्मर पार्टनर से। जो इंफॉर्मेशन इन रिलेशन टू अफेयर्स ऑफ द एलएलपी is required by the registrar may ask for that information. If the information is provided for, well and good. If the information is not provided for, then he may take the appropriate action. In order to obtain any information, as registrar may consider necessary for the purpose of carrying out the provisions of this act, registrar may require any person. अब any person में कौन कौन? पार्टनर, डेजिग्नेटेड पार्टनर, फॉर्मर पार्टनर, इंक्लूडिंग एम्प्लॉइज ऑफ द एलएलपी, एनी प्रेजेंट और फॉर्मर पार्टनर और डेजिग्नेटेड पार्टनर और एम्प्लॉय ऑफ एलएलपी टू आंसर any question or make any declaration or supply any detail or particulars. नंबर 1, कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स चाहिए मुझे। नंबर 2, मुझे कुछ डिक्लेरेशंस चाहिए। नंबर 3, आई नीड सम डिटेल्स और नीड सम पर्टिकुलर्स। सो द रजिस्ट्रार may require some informations, may require some declaration, may require some details or particulars. From whom? From present as well as former partner, designated partner or the employees. राइटिंग में चाहिए एक रीजनेबल पीरियड के अंदर अंदर जो उस नोटिस में लिखा हुआ होगा। इन केस यदि आंसर नहीं दिया गया इन क्वेश्चंस का, जो पहली बात थी। नंबर 2, जो डिक्लेरेशन मांगी गई वो डिक्लेरेशन नहीं दी गई। नंबर 3, जो डिटेल्स और पर्टिकुलर्स मांगे गए थे वो सप्लाई नहीं किए गए। इन केस सच पर्सन से मेरा मतलब फॉर्मर और करंट, एग्जिस्टिंग और फॉर्मर पार्टनर, डेजिग्नेटेड पार्टनर और एम्प्लॉय, जिससे रजिस्ट्रार ने ये इंफॉर्मेशन मांगी थी, किसी क्वेश्चन के आंसर मांगे थे, कुछ डिक्लेरेशन मांगी थी, कुछ डिटेल्स या पर्टिकुलर्स मांगे थे। तो यदि क्वेश्चन के आंसर नहीं दिए गए, डिक्लेरेशन नहीं दी गई, ये डिटेल्स और पर्टिकुलर सप्लाई नहीं किए गए जो रजिस्ट्रार ने मांगे थे विद इन द रीजनेबल टाइम और टाइम गिवन बाय द रजिस्ट्रार, या रिप्लाई तो दिया, डिक्लेरेशन तो दी, डिटेल या पर्टिकुलर सप्लाई तो किया, बट रजिस्ट्रार इज नॉट सेटिस्फाइड. Registrar is not satisfied with the reply, declaration, detail or particulars provided by such person. Registrar के पास पावर है to summon that person
टू अपीयर बिफोर हिम, अपने ही पास बुलाए, और एन इंस्पेक्टर और एनी अदर पब्लिक ऑफिसर जिसको रजिस्ट्रार डेजिग्नेट करेगा, कि आप या तो मेरे पास आकर ये इंफॉर्मेशन दें, मेरे क्वेश्चंस के जवाब दें, या मेरे सामने आकर डिक्लेरेशन दें, या मुझे मेरे पास आकर ये डिटेल प्रोवाइड करें, या इंस्पेक्टर जिसको रजिस्ट्रार डेजिग्नेट करेगा, और एनी अदर पब्लिक ऑफिसर जिसको भी रजिस्ट्रार ने डेजिग्नेट किया है, टू आंसर एनी सच क्वेश्चन 1, टू मेक सच डिक्लेरेशन 2, सप्लाई सच डिटेल्स और पर्टिकुलर्स 3, एज द केस मे बी। ये रिक्वायरमेंट है हमारी एलएलपी एक्ट के अंदर इन रिलेशन टू रजिस्ट्रार पावर्स टू ऑब्टेन द इंफॉर्मेशन। और ये इंफॉर्मेशन किससे मांगी जा रही है? फ्रॉम द प्रेजेंट और फॉर्मर पार्टनर, डेजिग्नेटेड पार्टनर और द एम्प्लॉय। सो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 38। तो हमने जो मेन सेक्शन एलएलपी एक्ट के अंदर पढ़े, एक सेक्शन 35, 4, 35, 36 एंड 38, और सेक्शन 34 के साथ हमने रूल नंबर 24 को भी पढ़ा। सेक्शन 34 रूल 24 में 3 मेन बातें कवर अप की गई हैं। नंबर 1 बुक्स ऑफ अकाउंट की, नंबर 2 स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी की, एंड नंबर 3 ऑडिट की। 35 के अंदर हमने डिस्कशन की एनुअल रिटर्न की, 36 के अंदर बात आई इंस्पेक्शन की, एंड 38 के अंदर रजिस्ट्रार की पावर टू ऑब्टेन some information. He may ask answer of any question. He may ask for some declaration. He may ask to supply some details or particulars. किससे? From present or former partner, designated partner और employee से। So ये था हमारा आज का दूसरा टॉपिक, that is LLP audit. LLP के रेफरेंस में सारे प्रोविजंस हमने इसके अंदर कवर अप कर लिए। Now अब इसके बाद इस चैप्टर में जो हमारा आज का तीसरा और लास्ट टॉपिक है वो है गाइडेंस नोट ऑन इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल ओवर द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। दो इस गाइडेंस नोट की रेलिवेंसी आज की डेट में टू सम एक्सटेंट एप्रोप्रिएट नहीं है पूरी तरह से। द रीजन बीइंग, जो सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 क्लॉज आई जिसमें ये रिपोर्टिंग होती है, उसके अंदर जो रिपोर्टिंग है आज की डेट में, वो रिपोर्टिंग किस चीज की है? इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल विद रिस्पेक्ट टू, जो वर्ड वहां पर यूज किया गया है वो वर्ड यूज किया गया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मैं दिखा रहा हूं आपको, मैंने कराया भी था आपको 143(3)(i) के अंदर, दैट ऑडिटर को रिपोर्ट करना होता है वेदर द कंपनी हैज एडिक्वेट इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल विद रेफरेंस टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बट जब ये गाइडेंस नोट आया था उस टाइम पर यहां पर वर्ड था इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स, खाली इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल। उसके रेफरेंस में ये गाइडेंस नोट इनिशियली इशू हुआ था, बट बाद में इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल के स्कोप को जो 143(3)(i) में रिपोर्टिंग है रेस्ट्रिक्ट किया गया इन रिलेशन टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ओनली। बट जब मैं आईएफसी की बात करता हूं, आईएफसी अपने आप में एक बहुत वाइड वर्ड है, बहुत वाइड वर्ड है, लेकिन जब उसको एक लिमिटेड किया जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रेफरेंस में, तो ऑडिटर की वर्किंग थोड़ी सी रिड्यूस्ड हो जाती है। बट सिलेबस का पार्ट है, स्टडी मटेरियल ने जो जो पॉइंट्स कवर अप किए हुए हैं वही सारे पॉइंट्स मैं आपको करा रहा हूं। जो भी इस गाइडेंस नोट के अंदर जैसा भी लिखा गया है, जहां पर इन्होंने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग वर्ड यूज किया है, मैंने भी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग वर्ड यूज किया। बेशक 143(3)(i) के अंदर इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल विद रिस्पेक्ट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वर्ड है, लेकिन यहां पर जो भी वर्ड्स मैं यूज करूंगा या तो वो वर्ड होगा आईएफसी या वो वर्ड होगा इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल विद रिस्पेक्ट टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो आईसीएफआर का नाम दिया इसको, इंटरनल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। नाउ सबसे पहले आईएफसी का मीनिंग। आईएफसी का मीनिंग सेक्शन 34 के अंदर
जो डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट के अंदर पॉइंट नंबर ई था, आज ही पढ़ा, डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट में डायरेक्टर्स अपनी इस स्टेटमेंट में लिखते हैं दैट इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी डायरेक्टर्स हैड लेड डाउन द इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स टू बी फॉलोड बाय द कंपनी एंड दैट such internal financial controls are adequate and operating effectively. ये डायरेक्टर अपनी जिम्मेदारी के अंदर लिखते हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है। 143(3) में ऑडिटर भी इसके ऊपर अपनी रिपोर्टिंग करता है। तो आईएफसी का जो मीनिंग है सेक्शन 134 सबसेक्शन 5 ने ही डिफाइन कर रखा है, और काफी कुछ जो आप ऐसे 315 में इंटरनल कंट्रोल पढ़ते हैं उससे मिलता जुलता मीनिंग है। IFC means the policies and the procedures. Policies and the procedures adopted by the company. किस लिए? For orderly and efficient conduct of its business, including adherence to company policies, safeguarding of assets, prevention and detection of fraud and error, accuracy and completeness of accounting records, and timely preparation of reliable financial information. So, policies and procedures for orderly and efficient conduct of its business. अब एक चीज देखिए जरा, क्या एज ए ऑडिटर मैं आईएफसी के ऊपर रिपोर्टिंग कर पाऊंगा क्या? आईएफसी तो आपके पूरे बिजनेस ऑपरेशंस के ऊपर हो गया। आईएफसी का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू एंश्योर ऑर्डरली एंड एफिशिएंट कंडक्ट ऑफ बिजनेस। तो मैं क्या आपके सारे आईएफसी की एग्जिस्टेंस और ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस पर रिपोर्ट करूं? नो। सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 क्लॉज आई में मेरी रिपोर्टिंग लिमिटेड कर दी गई आईएफसी relating to या with respect to financial statements only। लेकिन आईएफसी डायरेक्टर्स की रिपोर्ट में लिमिटेड नहीं है, डायरेक्टर्स की जिम्मेदारी तो पूरी तरह से है। तो डायरेक्टर्स के रेफरेंस में जब डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं तो वहां पर आईएफसी का मीनिंग क्या है? पॉलिसीज एंड द प्रोसीजर्स विच आर बीइंग अडॉप्टेड बाय द कंपनी टू इंश्योर ऑर्डरली एंड एफिशिएंट कंडक्ट ऑफ बिजनेस, safeguarding of assets, prevention and detection of fraud and other irregularities, accuracy and appropriateness of accounting records, and timely availability of reliable financial information। तो यदि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के रेफरेंस में मैं बात करता हूं, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के रेफरेंस में इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल का ऑब्जेक्टिव मेनली क्या है? टाइमली प्रिपरेशन ऑफ रिलायबल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। हाउएवर इसी गाइडेंस नोट में एक डेफिनेशन दी गई एंड दैट डेफिनेशन इज इंटरनल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। अब मेरे सामने जो मेन प्रॉब्लम है ना, वो प्रॉब्लम क्या है? मेरी जो रिपोर्टिंग है 143(3) में, उसमें वर्ड है इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल विद रेफरेंस टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आपने इस गाइडेंस नोट में मुझे मीनिंग दिया आईएफसी का। आप इन जनरल आपने मुझे मीनिंग दिया दूसरा इंटरनल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। बट मेरी जो रिपोर्टिंग है एक्चुअल में, मेरी जो एक्चुअल रिपोर्टिंग है 143(3) में, वो है आईएफसी की रिलेटिंग टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसका तो मीनिंग ही नहीं दिया आपने। यही तो प्रॉब्लम है हमारे सिस्टम्स की कि अलग अलग जगह पर अलग अलग वर्ड। अब कहने वाला तो यह भी कह सकता है कि क्या आप इसका मीनिंग नहीं निकाल सकते क्या इन दोनों को पढ़कर? जो पर्सन ये कह रहा है मैं उसकी बात से सहमत हूं, मैं बिल्कुल निकाल सकता हूं इसका मीनिंग, लेकिन वहां पर एक सिंपल सा क्वेश्चन आपका और मेरा एक ही बनता है, और वो क्वेश्चन ये है कि चलो हम तो मीनिंग निकाल लेंगे, जिसने ये बनाए क्या वो सीधा सा इसका मीनिंग नहीं दे सकता था क्या? क्वेश्चन तो ये भी है ना। चलो व्हाटसोएवर इट इज। अब पहला मीनिंग तो हो गया आईएफसी का जनरल मीनिंग, दूसरा मीनिंग पढ़ लेते हैं इंटरनल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग।
internal control over financial reporting, a process which is designed to provide a reasonable assurance. Process है जो एक assurance देगा about the reliability of financial reporting and preparation of financial statement for external purpose in accordance with generally accepted accounting principles. So IFC में जो मैंने अभी आपको बताया कि यदि IFC की का मीनिंग पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स है टू एंश्योर दीज ऑब्जेक्टिव, तो उसमें से ये वाला ऑब्जेक्टिव पर्टिकुलरली किसका है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का कह सकते हो या फाइनेंशियल रिपोर्ट्स का कह सकते हो. सो अ प्रोसेस विच इज बीइंग डिजाइन्ड टू प्रोवाइड reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and preparation of financial statement for external purpose, not for internal, external stakeholders के लिए, गवर्नमेंट, शेयर होल्डर, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, स्टॉक मार्केट, रेगुलेटर्स, उनके लिए. अ कंपनी ICFR, इंटरनल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इंक्लूड्स those policies and procedures which are related to maintenance of records that in reasonable detail, accurately and fairly reflects the transactions and dispositions of the assets of the company. Means वो policies and procedures जिनके through accounting records की accuracy, accounting records की validity, accounting records की completeness को ensure किया जाता है. तो इसका मतलब क्या मेरा ये वाला पॉइंट भी जो IFC का एक और पॉइंट था, सेकेंड लास्ट पॉइंट, एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड, क्या ये भी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का ही पार्ट है? जी हां, ये भी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का ही पार्ट है. आगे बढ़ते हैं. फिर अगला पॉइंट, जो इंटरनल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है, इट प्रोवाइड्स रीजनेबल एश्योरेंस that transactions are recorded as necessary to permit the preparation of financial statement in accordance with generally accepted accounting principles, and those receipts and expenditures of the company, they are made in accordance with the proper authorizations of the appropriate persons. Means transactions are recorded, transactions are executed with proper authorization. जो ट्रांजैक्शंस एग्जीक्यूट की गई हैं वो प्रॉपर ऑथराइजेशंस के साथ एग्जीक्यूट की गई हैं. नंबर 4, ICFR प्रोवाइड्स रीजनेबल एश्योरेंस रिगार्डिंग प्रिवेंशन और टाइमली डिटेक्शन ऑफ अनऑथोराइज्ड एक्विजिशन, यूज और डिस्पोजिशन ऑफ कंपनीज एसेट्स दैट कुड हैव अ मटेरियल इफेक्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. सो जो ICFR है, इसके यदि पॉइंट्स को हम पढ़ते हैं, नंबर 1 पर इन्होंने हमें एक डेफिनेशन प्रोवाइड की. दिस डेफिनेशन सेज दैट ICFR इज अ प्रोसेस व्हिच इज डिजाइन्ड टू प्रोवाइड रीजनेबल एश्योरेंस रिगार्डिंग द रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द एक्सटर्नल पर्पसेस. फिर कहा गया ICFR it comprises of policies and procedures which pertains to maintenance of the records. फिर कहा गया ये ICFR एक रीजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड करता है हमें दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट टाइमली एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन देगा, और जितने भी रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर्स हैं, जो ट्रांजैक्शंस हैं हमारी सारी की सारी, वो दे आर कैरिड आउट विद प्रॉपर ऑथराइजेशंस. नंबर 4, फिर रीजनेबल एश्योरेंस की बात आई एज टू प्रिवेंशन ऑफ, एज टू टाइमली डिटेक्शन ऑफ unauthorized acquisition, use or disposition of the company's assets. So ये दो वर्ड हैं, IFC का जनरल मीनिंग, दूसरा वर्ड इंटरनल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. हम आज की डेट में इसी को मानकर चलेंगे IFC एज टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. इसी को मानकर चलेंगे क्योंकि हमारे पास कोई और गाइडेंस नोट नहीं है और इसकी कोई और डिटेल कहीं अवेलेबल नहीं है. IFC की रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स कहां पर है? ये बहुत जगह पर हमने पढ़ी हुई है, यहां पर इकट्ठी कंप्लाई करा दी. सेक्शन 134 आज ही पढ़ा, डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट. इन केस ऑफ अ लिस्टेड कंपनी, द डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट्स दैट डायरेक्टर्स
have laid down IFC to be followed by the company and that such controls are adequate and effectively operated. एक requirement. नंबर 2, सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 क्लॉज आई, उसके अंदर auditor report should also state that whether the company has adequate IFC system in place and operating effectiveness of such controls. तीसरी रिक्वायरमेंट वो है सेक्शन 177 की। 177 की रिक्वायरमेंट्स वैसे तो ये कोई रिपोर्टिंग नहीं है, बट ठीक है, गाइडेंस नोट में डाली हुई है, स्टडी मटेरियल ने भी कवर की है, तो मैंने भी कवर अप कर ली कि एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, देन व्हाट आर द रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट या व्हाट आर द रेगुलेटरी प्रोविजन एज टू द इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल। तो आपको ये पांचों चीजें देनी पड़ेंगी, एक तो 134, दूसरा 143, तीसरा 177, फोर्थ शेड्यूल 4 सॉरी, और पांचवा रूल नंबर 8। सेक्शन 177, Audit committee may call for comments of auditor about internal control system before their submission to the board and may also discuss any related issue with the internal as well as statutory auditor and the management of the company. ये basically audit committee की पावर की बात है। Audit ये रिपोर्टिंग तो कुछ भी नहीं थी। Audit committee may call for comments of auditor about internal control systems. ऑडिट कमेटी की पावर है कि वो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स के ऊपर अपना सबमिशन बोर्ड को दे, उससे पहले वो कंपनी के इंटरनल ऑडिटर से, स्टैट्यूटरी ऑडिटर से, मैनेजमेंट से कुछ भी इंफॉर्मेशन ले सकती है एज टू द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। शेड्यूल 4 जो कोड ऑफ कंडक्ट है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आपको सेटिस्फाइड करना है एज टू द इंटीग्रिटी ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड इंश्योर financial controls and risk management system of the company they are robust and defensible. बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप डिफेंड कर सकते हैं उनको, मींस उनके थ्रू जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं आप वो अचीव कर सकते हैं। रूल नंबर 8 सब रूल 5, डायरेक्टर रिपोर्ट शुड कंटेन डिटेल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ एडिक्वेसी ऑफ इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल विद रेफरेंस टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। हाँ, ये वर्ड है IFC विद रेफरेंस टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। डायरेक्टर की रिपोर्ट में इसकी डिटेल आएगी। अब देखो 134.5 इसने कहा IFC इन जनरल, बट रूल नंबर 8 सब रूल 5 कंपनी अकाउंट रूल्स का, उसने कहा डायरेक्टर की रिपोर्ट में IFC की जो डिटेल दोगे दैट शुड बी विद रेफरेंस टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। नहीं भी लिखते तब भी जो IFC का मीनिंग है इसके अंदर सारे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के पॉइंट हैं, दोनों के दोनों, एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड एंड टाइमली अवेलेबिलिटी ऑफ रिलायबल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन IFC के मीनिंग में ही कवर है। तो जब आप IFC की पूरी डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट में एक्सेप्टेंस ले रहे हैं, इन दैट केस ये तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर कवर ही है कि क्या इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल एडिक्वेट है या नहीं है। चलो, ये हो गए हमारी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स इन रिलेशन टू IFC। आगे बढ़ते हैं। गाइडेंस नोट ने कुछ और बातें भी बताई। नंबर 1, इसने कहा गाइड की जो ये ICFR की रिपोर्टिंग है, इंटरनल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, जिसको मैं क्या बोलता हूं बेसिकली IFC विद रिस्पेक्ट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो लॉ की लैंग्वेज है वो ये है IFC विद रिस्पेक्ट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट, गाइडेंस नोट की लैंग्वेज है इंटरनल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ये लिस्टेड और अनलिस्टेड दोनों के लिए है माना, ये स्टैंड अलोन एज वेल एज कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट दोनों के रेफरेंस में है, ठीक है, एक्सेप्टेबल। हाउएवर कुछ एक्सेप्शंस थी, ध्यान आ रही है। 143.3 की एक्सेप्शन प्राइवेट कंपनी पर अप्लाई नहीं होगा। प्राइवेट कंपनी which is a 1-person company और a small company जिसकी टर्नओवर 50 करोड़ से कम है एंड आउटस्टैंडिंग लोन्स बोरोविंग्स का अमाउंट 25 करोड़ रुपए एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम से कम है, तो इन पर अप्लाई नहीं होगा। बट गाइडेंस नोट ने अब क्लैरिफिकेशन दी, क्या स्टैंड अलोन कंसोलिडेटेड दोनों पर अप्लाई होगा? जी हां। लिस्टेड अनलिस्टेड दोनों पर अप्लाई होगा? जी हां। ऑडिटर अपनी रिपोर्ट में लिखेगा क्या? Auditor will have to report whether a company has an adequate internal control over the financial reporting in place. क्या ये इफेक्टिवली ऑपरेट है? मींस दो चीजों के ऊपर, क्या ये इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल एग्जिस्ट करता है, एंड नंबर 2 क्या ये इफेक्टिव है। अब तीसरा क्वेश्चन आ जाएगा
क्या इसकी कॉन्टिन्यूटी के ऊपर भी रिपोर्ट करना है क्या? ध्यान आ रहे हैं? ये बातें 3 वर्ड जनरली जब मैं ऑडिटिंग स्टैंडर्ड में आपको टेस्ट ऑफ कंट्रोल कराता हूं तो मैं ये 3 वर्ड यूज करता हूं, EEC, एग्जिस्टेंस, इफेक्टिवनेस एंड कॉन्टिन्यूटी। अब एग्जिस्टेंस, क्या सिस्टम एग्जिस्ट करता है? सिस्टम आर इन प्लेस, एग्जिस्टेंस। क्या सिस्टम इफेक्टिवली ऑपरेट हो रहा है? इफेक्टिव के अंदर वर्ड आ गया। एज एट द बैलेंस शीट डेट, बट एक प्रॉब्लम है, क्या सिर्फ बैलेंस शीट डेट पर देखना है या थ्रू आउट द पीरियड देखना है? इसके ऊपर गाइडेंस नोट ने क्लैरिफिकेशन दी, थ्रू आउट द ईयर। इट इंप्लाइज दैट व्हेन फॉर्मिंग द ऑडिट ओपिनियन ऑन इंटरनल कंट्रोल ओवर द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, auditor will surely test the transaction during the financial year, during, and not just as at the balance sheet date, though extent of testing at or near the balance sheet date may be higher. टेस्टिंग नियर द बैलेंस शीट डेट में बी हायर, क्योंकि उस टाइम पर चांसेस हैं मैनिपुलेशंस के, रिकॉर्ड्स को मैनिपुलेट करने के, बट आपको जो टेस्टिंग है वो थ्रू आउट द ईयर करनी है, नॉट जस्ट एज एट द बैलेंस शीट डेट। फिर इसके ऊपर बात आ जाएगी कि जो ऑडिटर ये रिपोर्टिंग कर रहा है एज टू एग्जिस्टेंस एंड इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल ओवर द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, क्या इसके थ्रू ऑडिटर कोई गारंटी दे रहा है एज टू द वायबिलिटी ऑफ दिस एंटिटी? ध्यान रख करिए, ऐसे 200 जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर ऑडिटर अपनी ओपिनियन देता है तो क्या वो अपने आप में किसी भी तरह की कोई गारंटी है? नहीं। तो वही बातें इसने यहां पर भी लिख दी कि हमारी ये जो ओपिनियन है, इट कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज ए गारंटी एज टू द फ्यूचर वायबिलिटी ऑफ द एंटरप्राइज और द एफिशिएंसी और द effectiveness of business operations by the management. Extent of reporting. Auditor needs to obtain reasonable assurance to state whether adequate internal financial control system was maintained and whether such internal financial control system effectively operate in all material respect, not in each and every aspect, in all material respect with reference to financial reporting only. Therefore, auditor opinion does not assure the future viability of the entity nor the efficiency or effectiveness with which management has conducted the affairs of the entity. जैसे हम ऐसे 200 के अंदर अपनी ओपिनियन देते हैं कि ऑडिटर की ओपिनियन कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज एनी गारंटी एज टू द फ्यूचर वायबिलिटी ऑफ द एंटरप्राइज or the efficiency or the effectiveness of the business operation in the same manner, उसी चीज को यहां पर भी कवर अप किया गया कि जो ऑडिटर की ओपिनियन है एज टू द इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल ओवर द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, वो अपने आप में कोई गारंटी नहीं माना जाएगा एज टू द फ्यूचर वायबिलिटी ऑफ दिस एंटरप्राइज और द एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस का। सो दिस इज अबाउट गाइडेंस नोट ऑन इंटरनल कंट्रोल ओवर द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो आज हमने 3 टॉपिक कवर अप किए हैं। नंबर 1 अकाउंट्स ऑफ कंपनीज का, जिसके अंदर सेक्शन 128 के कुछ प्रोविजन, 129 के कुछ प्रोविजन, 130 कवर किया, 131 के कुछ प्रोविजन, 133 कवर किया, 134 के कुछ प्रोविजंस पढ़े। देयर आफ्टर फिर हमने LLP ऑडिट को किया, उसके अंदर LLP के अकाउंट्स, LLP की स्टेटमेंट्स, LLP की ऑडिट, सेक्शन 34 एंड रूल 24। इसके अलावा सेक्शन 35, 36 एंड 38 को भी हमने कवर अप किया। और तीसरा टॉपिक जो हमने आज कवर अप किया वो है गाइडेंस नोट का। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। इस लेक्चर का एक और सेशन मैं और रिकॉर्ड करूंगा अलग से, क्योंकि इस चैप्टर में अभी एक टॉपिक हमारा पेंडिंग रह गया है, नफरा का। तो वो थोड़ा सा हमें इलेबोरेट करना है, उसके ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, तो इसलिए मैंने उसको इस लेक्चर का पार्ट नहीं बनाया। कुछ अमेंडमेंट भी हैं उसके अंदर, तो उसको मैं अलग से सेपरेट रिकॉर्ड करूंगा। तो इस सेशन को यहीं पर करेंगे ओवर, और नेक्स्ट सेशन में नफरा को कवर अप करेंगे और उसके साथ जाकर ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। गुड बाय, टेक केयर।